हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। रंगदारी वसूलने पहुंचे कुछ उग्रवादियों को गांव वालों ने जमकर धुन दिया, जिसमें एक उग्रवादी की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त अभय उर्फ किशोर नायक के तौर पर की गई। मृतक उग्रवादी अभय नायक उग्रवादी संगठन का कमांडर बताया जा रहा है। घटना बीती देर रात लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र के बारी रामपुर गांव में हुई। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात करीब 7 उग्रवादी हथियार के साथ ईंट भट्ठों से रंगदारी वसूलने रामपुर गांव पहुंचे थे। यहां एक भट्ठा में रंगदारी को लेकर उग्रवादियों ने संचालक और मजदूरों के साथ मारधाड़ शुरू कर दिया। इससे मजदूरों का गुस्सा उबाल पर आ गया और वे लोग भी उग्रवादियों से भिड़ गए। मजदूरों के उग्र रूप को देखकर उग्रवादी फायरिंग कर भागने लगे। भागते हुए उग्रवादियों में से 3 को मजदूरों और ग्रामीणों ने धर दबोचा और उन्हें जमकर कूट दिया। वारदात की सूचना पुलिस को भी दी गई। मिली सूचना पर पुलिस तुरंत स्पॉट पर पहुंची और तीनों उग्रवादियों को अपनी कस्टडी में ले लिया। पुलिस ने घायल उग्रवादी अभय नायक को चंदवा अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दरमियान उसने दम तोड़ दिया। इधर घटना के संबंध में पुलिस कप्तान कुमार गौरव ने मामले की पुष्टि की है। साथ ही कहा कि पुलिस तफ्तीश कर रही है। राजधानी रांची में एक 14 साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करने का इल्जाम उसी के ट्यूशन टीचर पर लगा है। इल्जाम लगाने वाला कोई और नहीं, खुद 14 साल की छात्रा है। कोकर इलाके में रहने वाली छात्रा ने सदर थाना में टीचर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में उसने बताया है कि बीते 27 जनवरी की शाम वह रोज की तरह ट्यूशन के लिए अपने टीचर के घर गई थी। उसके बैच में करीब 4-5 बच्चे पढ़ते हैं। टीचर ने एक एक कर बाकी सभी बच्चों को घर भेज दिया। वहीं छात्रा को रोक लिया। बोला, तुम रुको, तुम्हें मैथ्स पढ़ाना है। इल्जाम है कि पढ़ाने के दौरान छात्रा के साथ टीचर ने गलत हरकत की। वहीं प्रतिरोध करने पर कहा कि इट्स ओके, ये सब नॉर्मल है, चलता है। इसके बाद बच्ची अपने घर चली गई और मां पापा को सब कुछ बताया। नाबालिग बिटिया के साथ छेड़छाड़ की बात सुन मां बाप का पारा हाई हो गया। सभी पहुंच गए ट्यूशन टीचर के घर। उसे जमकर कोसा, खरी खोटी सुनाई, लपड़ थप्पड़ भी हुआ। मां बाप ने टीचर से पूछा कि उसने बिटिया के साथ ऐसा क्यों किया, तो वह साफ मुकर गया। उसने कहा कि बच्ची झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इधर प्राथमिकी दर्ज होने के बाद हरकत में आई सदर थाना की पुलिस ने संदेही गुनहगार ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टीचर का अमरेंद्र कुमार बताया गया। वह एक प्ले स्कूल का प्रिंसिपल भी है। रांची झारखंड कैबिनेट की बैठक 29 जनवरी बुधवार को होगी। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से बैठक शुरू होगी। इसमें जनहित के कई प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद मुहर लगाएगी। झारखंड के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 21 जनवरी को प्रोजेक्ट भवन में पिछली कैबिनेट मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। मंत्रिपरिषद ने राज्य कर्मियों को स्वास्थ्य बीमा योजना की सौगात दी थी। झारखंड के विभिन्न अस्पतालों के लिए पद सृजित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली थी। चतरा में स्पेशल कोर्ट के गठन का प्रस्ताव भी पारित किया गया था। दुमका एयरपोर्ट से नियमित उड़ान के लिए एआईए के साथ एमओयू, केस आईओ अनुसंधानकर्ता को मोबाइल देने, झारखंड अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए 12 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई थी। ज्ञानोदय योजना के तहत मिडिल स्कूल में कंप्यूटर शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया था। कुल 18 प्रस्तावों को कैबिनेट से हरी झंडी मिली थी। पिछली कैबिनेट की बैठक के बाद प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी दी थी। झारखंड में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों पदाधिकारियों की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव 31 जुलाई 2023 को पारित हुआ था। राज्य कर्मियों ने इसके लिए आवेदन दिया है, लेकिन कई त्रुटियां रह गई थीं, जिन्हें संशोधित किया गया है। इसके तहत
5 लाख रुपए प्रतिवर्ष इलाज के खर्च की सीमा रखी गई है। अब इस योजना के तहत राज्य विधानसभा के वर्तमान सदस्य, राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी भी शामिल किए गए हैं। सेवानिवृत्त कर्मी, पूर्व विधायक, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड निगमों के कर्मी, राजकीय विद्यालय एवं उनके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मी शामिल होंगे। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने इरफान अंसारी ने बाबूलाल मरांडी को बड़ा ऑफर दिया है। उन्होंने कहा है कि वे उन्हें बुलाकर फ्री में फुल बॉडी चेक करा सकते हैं। उन्होंने ये बातें सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर कही हैं। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी जिंदगी वापस दोबारा नहीं मिलती है, इसलिए गुस्से या नफरत में, नाराजगी में किसी को फंसाकर, किसी पर झूठा लांछन लगाकर, हर बात पर बेवजह ट्वीट कर, लोगों को जलील कर और जानबूझकर झगड़ा करने में बर्बाद न करें। डॉक्टर इरफान अंसारी ने आगे लिखा कि वे हंसते खेलते रहें और स्वस्थ रहें। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उन्हें बुलाकर अपना इलाज कराएं, फुल बॉडी चेकअप फ्री में कराएं। झारखंड को पहली बार एक डॉक्टर स्वास्थ्य मंत्री मिला है, स्वास्थ्य का लाभ लें। दरअसल डॉक्टर इरफान अंसारी ने बाबूलाल के उस आरोप का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि नारायणपुर के रहने वाले कैलाश स्वर्णकार को पुलिस ने स्वास्थ्य मंत्री के दबाव की वजह से उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में लिया है। बाबूलाल ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का खुला उल्लंघन बताया था। इसके अलावा सरकारी ताकत के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। उन्होंने लिखा था कि जामताड़ा के नारायणपुर निवासी कैलाश स्वर्णकार ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की थी, जिसे बाद में हटा दिया गया। इसके बावजूद नारायणपुर पुलिस ने कथित रूप से उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा। बाबूलाल मरांडी ने आगे लिखा था कि यदि सोशल मीडिया पोस्ट में कोई आपत्तिजनक सामग्री थी तो इसका समाधान कानूनी प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था, लेकिन किसी नागरिक को गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लेकर डराने और धमकाने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करना न सिर्फ मानवाधिकारों का हनन है, बल्कि लोकतंत्र की बुनियादी भावना पर चोट भी है। लोहरदगा में आज एक भीषण सड़क हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग बेतरह रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। यह घटना कचहरी रोड के एसपी कोठी के पास हुई, जहां एक अनियंत्रित पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़ी बाइकों को टक्कर मारी। मृतकों की पहचान राजा बंगला निवासी जमील कुरैशी और पतरातू रामगढ़ के उल्फत अंसारी के रूप में हुई है। जख्मियों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे के बाद सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। कैसे हुआ हादसा? घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने बताया कि पिकअप वैन लोहरदगा स्टेशन की ओर से बड़ी तेज रफ्तार से आ रहा था और उसने सड़क किनारे खड़ी एक बाइक को जोरदार टक्कर मारी। इसके बाद वैन चालक ने कई अन्य बाइकों को रौंदते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल ले जाते समय हुई। इतना ही नहीं, बेकाबू पिकअप वैन ने एक मोटरसाइकिल को कई किलोमीटर तक घसीटते हुए ले गया। हादसे के बाद वैन चालक ने भागने की कोशिश की, लेकिन शंख नदी के पास पुलिस पिकेट के पहले पिकअप वैन खराब हो गया और थोड़ी देर बाद उसमें आग लग गई। हालांकि इससे पहले वैन कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुका था। पुलिस जांच। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन चालक को हिरासत में ले लिया और गाड़ी के कागजात की जांच की। जांच में यह पता चला कि पिकअप वैन का इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सहित सभी कागजात फेल थे। पुलिस ने यह भी कहा कि घटनास्थल पर मौजूद लोगों के अनुसार वैन चालक शराब के नशे में धुत था, जिससे यह भयानक हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस आरोपी वैन चालक से पूछताछ कर रही है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड सरकार भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे और ओलंपियन निक्की प्रधान को हरमू में भूखंड आवंटित करने जा रही है।
बुधवार को 100 मिलियन हेमंत सोरेन प्रोजेक्ट भवन के एनेक्सी भवन में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान दोनों खिलाड़ियों को भूखंड के कागजात सौंपेंगे। इस अवसर पर राज्य सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहेंगे। खेल मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सोमवार को विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। जानकारी के अनुसार झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने 14 अगस्त 2024 को हुई अपनी 74वीं बैठक में यह निर्णय लिया था कि सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को 3750 वर्ग फीट का जमीन आवंटित किया जाएगा। सलीमा टेटे को प्लॉट संख्या 10B और निक्की प्रधान को प्लॉट संख्या 10A आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा सलीमा और निक्की के परिजनों और उनके प्रशिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। खेल निदेशालय ने इस सम्मान समारोह के लिए आवश्यक तैयारियों को पूरा करना शुरू कर दिया है। हालांकि सलीमा टेटे के पहले कोच को लेकर कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ है। हॉकी झारखंड से जुड़े एक पदाधिकारी सलीमा के पहले कोच होने का दावा कर रहे हैं, जबकि हॉकी झारखंड ने 5 सितंबर 2021 को आयोजित एजीएम के दौरान सलीमा टेटे के पहले प्रशिक्षक को सम्मानित किया था। यह आयोजन झारखंड सरकार द्वारा खिलाड़ियों की मेहनत और उपलब्धियों को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण कदम है, जो राज्य की खेल नीति और खिलाड़ियों के प्रति प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है। चक्रधरपुर प्रखंड के कामीगाड़ा गांव में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी। मुंडा विक्रम हेम्ब्रम की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या कर दी। यह घटना सोमवार देर शाम की बताई जा रही है, जब मुंडा विक्रम बाजार से गांव लौट रहे थे। घटना की खबर पाकर उनके दोनों पुत्र घटनास्थल पहुंचे और अनुमंडल अस्पताल में मुंडा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। घटना की जानकारी मिलने पर झामुमो नेता रामलाल मुंडा, विधायक प्रतिनिधि पीरू हेम्ब्रम, 20 सूत्री अध्यक्ष ताराकांत, पूर्व मुखिया मंजूश्री त्यू और होयोहातू पंचायत के मुखिया रघुनाथ गुंदुआ भी अस्पताल पहुंचे और परिजनों से मिले। उन्होंने मृतक के परिजनों से मिलकर उनको सांत्वना दी और घटना की जानकारी ली। उन्होंने घटना की निंदा की और प्रशासन से मांग की कि घटना के जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी सजा दी जाए। घटना के बाद से कामीगाड़ा गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों ने घटना की निंदा की और प्रशासन से मांग की कि घटना के जिम्मेदार लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है और घटना के जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक में 18 जनवरी को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से उक्त दोनों पद खाली पड़े हैं। इस वजह से जैक द्वारा प्रस्तावित परीक्षाओं के आयोजन पर संशय खड़ा हो गया है। 8वीं से 12वीं तक होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में 21,84,248 बच्चों को शामिल होना है। परीक्षा के आयोजन पर संशय से इन बच्चों की परीक्षा की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। अपरिहार्य कारण बताते हुए जैक ने 8वीं और 9वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी है। अब 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षा के आयोजन को लेकर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। मैट्रिक बोर्ड का एडमिट कार्ड 25 जनवरी से डाउनलोड होना था, जो सोमवार तक डाउनलोड नहीं हो सका। वहीं 12वीं इंटर की वार्षिक परीक्षा के 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना है। आशंका है कि 12वीं का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पाएगा। बताया जाता है कि अगर प्रवेश पत्र निर्धारित समय में डाउनलोड नहीं होता है तो परीक्षा संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और परीक्षा बाधित होने की संभावना बढ़ जाती है। प्रवेश पत्र का मिलान शिक्षण संस्थान अपने रिकॉर्ड से करते हैं कि किसी विद्यार्थी का प्रवेश पत्र छूटा तो नहीं है, किसी में त्रुटि तो नहीं है। इसका संधारण पंजी में किया जाता है और संबंधित छात्र छात्राओं को दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगता है। सीबीएसई, आईसीएसई की भी परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इंजीनियरिंग, मेडिकल सहित बहुत सी परीक्षाएं होने वाली हैं। अगर परीक्षा तिथि में बदलाव होगा तो अन्य परीक्षाओं की तिथि से टकराव होने की आशंका बढ़ जाएगी। देश भर के फिटजी कोचिंग सेंटर रातों रात बंद हो गए। राजधानी में भी इसके 2 ब्रांच थे, वह भी बंद हो चुके हैं। इससे राज्य के 2000 का भविष्य अधर में लटक गया है। ये खबर ऐसे समय में आई है
जब आईआईटी जेईई की परीक्षा चल रही है। फिटजी के अचानक बंद होने से कई विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को तगड़ा झटका लगा है। ये लोग लाख रुपए की फीस का भुगतान कर चुका है। अब रांची के फिटजी कोचिंग सेंटर्स पर अपने बच्चों को पढ़ा रहे अभिभावकों को समझ में नहीं आ रहा है कि अब बच्चे के आगे की पढ़ाई कैसे होगी। कोचिंग सेंटर्स को जो फीस एडवांस में दी गई है उसका क्या होगा। फिटजी के बंद होने से यहां पढ़ा रहे अभिभावकों के करोड़ों रुपए डूब गए हैं। रांची में फिटजी के दो सेंटर संचालित थे जहां अभिभावकों ने लाखों रुपए देकर बच्चे का नामांकन कराया था। अब बड़ा सवाल है कि अब उनके पैसों क्या होगा। अब तक फिटजी प्रबंधन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। हद तो तब हो गई जब बच्चों से लाखों रुपए की फीस लेने के बाद बिना किसी नोटिस के सेंटर पर ताला लटका दिया गया है। किसी के मां बाप ने लोन लेकर फीस भरी है तो किसी ने अपनी पूरी कमाई बच्चों की पढ़ाई में झोंक दी। ऐसे ही कुछ अभिभावकों से बात की गई तो उनका कहना था कि कोचिंग सेंटर शुरू होगा या नहीं, और शुरू होगा तो कब होगा, इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी जा रही है। इस स्थिति में बच्चों के साथ अभिभावकों की भी बेचैनी भी बढ़ गई है। कई अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके बच्चों ने एक भी क्लास नहीं की, लेकिन वह फीस पूरी दे चुके हैं। रांची झारखंड की आजसू पार्टी को झटका लगा है। पूर्व आईपीएस और आजसू के महासचिव सह प्रवक्ता संजय रंजन सिंह ने बिहार की राजधानी पटना में मंगलवार को राजद राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया। राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव और बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। राजद में शामिल होने के बाद संजय रंजन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद की नीति और सिद्धांतों को वे जन जन तक पहुंचाएंगे और संगठन को मजबूत करेंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने जानकारी दी है कि 28 जनवरी को राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेशानुसार पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव भोला प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के बिहार के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव के समक्ष पूर्व आईपीएस और आजसू के महासचिव सह प्रवक्ता संजय रंजन सिंह ने राजद की सदस्यता ग्रहण की। भोला प्रसाद यादव और शक्ति यादव ने राजद की सदस्यता रसीद देकर संजय रंजन सिंह को राजद में शामिल करवाया। भोला प्रसाद यादव और शक्ति यादव ने सदस्यता दिलाते हुए कहा कि इनके आने से पार्टी मजबूत होगी और संगठन भी मजबूत होगा। राजद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद संजय रंजन सिंह ने कहा कि लालू प्रसाद यादव की नीति एवं सिद्धांतों से प्रभावित होकर उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। वे इनकी नीति और सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। पार्टी का जो भी दिशा निर्देश होगा तन मन से संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। हिंदू धर्म में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है, जो खासतौर पर माघ महीने में आती है। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है, जो पवित्र नदियों में स्नान करने और तर्पण के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। यह दिन उपवास, प्रार्थना और पितरों को श्रद्धांजलि देने का होता है। मौनी अमावस्या माघ माह के मध्य में पड़ती है, जिसे माघी अमावस्या भी कहा जाता है। यह दिन खास तौर पर प्रयागराज के संगम पर स्नान के लिए महत्वपूर्ण है, जहां महाकुंभ मेला के दौरान लाखों श्रद्धालु गंगा में स्नान करते हैं। इसे अमृत योग दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान को अत्यंत फलदायी माना जाता है। पंचांग के अनुसार माघ अमावस्या तिथि की शुरुआत 28 जनवरी को शाम 7:25 से होगी। वहीं इस अमावस्या तिथि का समापन 29 जनवरी को शाम 6:05 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मौनी अमावस्या 29 जनवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन स्नान दान आदि भी किया जाएगा। मौनी अमावस्या के दिन यानी 29 जनवरी को महाकुंभ में करोड़ों भक्त आस्था की डुबकी लगाएंगे। इस दिन मौन व्रत रखने का भी महत्व है, जहां श्रद्धालु मौन रहकर उपवास करते हैं। यह दिन सूर्य देव और पितरों की पूजा करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, जिससे जीवन में शांति और आशीर्वाद मिलता है। जो श्रद्धालु इस दिन स्नान करने जा रहे हैं, उनके लिए ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 से लेकर 6:18 तक अत्यधिक शुभ माना गया है।
इस समय में स्नान करने और दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पवित्र नदी में स्नान। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नदी में स्नान करें। अगर नदी में स्नान करने का अवसर न मिले तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान विष्णु की पूजा। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें और उनकी पूजा करें। व्रत का संकल्प लें। इस दिन मौन व्रत रखें और अपनी मानसिक शांति के लिए ध्यान करें। पीपल के पेड़ की पूजा। पीपल के पेड़ की विधिवत पूजा करें और उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। पितरों की पूजा। पितरों को श्रद्धांजलि दें और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनका ध्यान करें। दान पुण्य करें। इस दिन दान करना विशेष रूप से शुभ होता है क्योंकि यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खोलता है। गंगा जल को इस दिन अमृत के समान माना जाता है, इसलिए गंगा में स्नान करना बहुत शुभ और फलदायी माना गया है। मौनी अमावस्या एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक दिन है जो भक्तों को शुद्ध, प्रार्थना और आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर देता है।